दूसरा कर्नाटक युद्ध, जब व्यापारी शासक बन गए। ये कहानी है एक बहुत बड़े बदलाव की, एक ऐसी जंग की जिसने ट्रेडर्स को रूलर्स में बदल दिया। तो आइए समझते हैं सेकंड कर्नाटक वॉर की इस कहानी को, जिसने भारत का नक्शा हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। सवाल ये है कि आखिर एक ट्रेडिंग कंपनी जो सिर्फ व्यापार करने आई थी, वो एक विजेता कैसे बन जाती है। ये सिर्फ एक जंग की कहानी नहीं है, बल्कि ये समझने की कोशिश है कि कैसे व्यापार करने का इरादा एक पूरा का पूरा एम्पायर खड़ा करने की महत्वाकांक्षा में बदल गया। तो चलिए बिसात बिछाते हैं। बात है 18वीं सदी के भारत की। उस वक्त एक बहुत बड़ा बदलाव आ रहा था। जो शक्तिशाली मुगल साम्राज्य था, उसकी पकड़ अब ढीली पड़ती जा रही थी। और जब एक बड़ी ताकत कमजोर होती है तो क्या होता है, एक पावर वैक्यूम बन जाता है। मतलब एक शक्ति शून्य। हर छोटा बड़ा स्थानीय शासक अपनी ताकत बढ़ाने की होड़ में था, और माहौल में आप कह सकते हैं जबरदस्त उथल-पुथल थी। अब इसी उथल-पुथल के बीच दो जगहों पर गद्दी के लिए लड़ाई छिड़ गई, हैदराबाद और कर्नाटका। और हाँ, एक बात साफ कर दें, ये कर्नाटक आज वाला कर्नाटक राज्य नहीं है। ये उस समय कोरोमंडल तट के इलाके को कहते थे। खैर, तो ये जो दो लोकल झगड़े थे ना, यही दो बड़ी यूरोपियन ताकतों के लिए, मतलब फ्रेंच और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए, अपनी दुश्मनी निकालने का अखाड़ा बन गए। और इस खेल का कह सकते हैं कि सबसे शातिर खिलाड़ी था फ्रेंच गवर्नर जनरल जोसेफ फ्रांसवा डुप्ले। ओहो, वो बहुत ही चतुर और एम्बिशियस था। उसका एक ग्रैंड प्लान था, एक सपना था कि भारत में एक ऐसा एम्पायर बनाया जाए जिसे फ्रांसीसी खुद सामने आकर नहीं, बल्कि भारतीय नवाबों को कठपुतली बनाकर पर्दे के पीछे से चलाएं। तो देखिए, ये शतरंज की बिसात बिछी कैसे। दोनों कंपनियों ने सिंहासन के लिए लड़ रहे अलग अलग दावेदारों पर अपना अपना दांव लगा दिया। एक तरफ थे फ्रांसीसी, जिन्होंने कर्नाटक में चंदा साहिब और हैदराबाद में मुजफ्फर जंग को सपोर्ट किया, और दूसरी तरफ थे अंग्रेज, जिन्होंने ठीक इनके दुश्मनों को यानी मोहम्मद अली और नासिर जंग का साथ दिया। ये एक क्लासिक केस था प्रॉक्सी वॉर का, मतलब लड़ कोई और रहा है और लड़वा कोई और रहा है। और जानते हैं, शुरुआत में तो डुप्ले का प्लान एकदम परफेक्ट काम कर रहा था। 1749 में हुई अंबूर की लड़ाई, इसमें फ्रांसीसियों और उनके साथियों को जबरदस्त जीत मिली। एक पल को तो ऐसा लगा कि बस भारत में फ्रांसीसी साम्राज्य का सपना अब सच होने ही वाला है। लेकिन हर कहानी में एक लेकिन होता है। यहां भी एक ऐसा मोड़ आने वाला था जो सब कुछ बदल कर रख देने वाला था। जहां एक तरफ फ्रेंच जीत का जश्न मना रहे थे, वहीं दूसरी ओर किस्मत का पासा पलटने ही वाला था। हालात इतने बिगड़ चुके थे कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो मेन आर्मी थी, वह त्रिचिनोपोली के किले में बुरी तरह फंस गई थी। चारों तरफ से फ्रांसीसी सेना और उनके सहयोगियों का घेरा था। मतलब गेम ओवर। ऐसा लग रहा था कि डुप्ले की जीत अब पक्की है, कोई नहीं रोक सकता। अब सवाल ये था कि जब आपकी मेन फोर्स ही फंसी हुई है, तो अंग्रेज जवाब देते भी तो कैसे? क्या कर सकते थे वो? ऐसा लग रहा था कि भाई उनके लिए तो सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। चेकमेट। और ठीक यहीं पर कहानी में एंट्री होती है एक नौजवान की, रॉबर्ट क्लाइव, जो कंपनी में क्लर्क से सैनिक बना था। और उसके दिमाग में एक ऐसा आइडिया आया जो सुनने में एकदम पागलपन लगे। उसका प्लान था, दुश्मन को उलझाना है तो चलो सीधे उनकी राजधानी आरकोट पर ही धावा बोल देते हैं। और पता है, इस नामुमकिन से मिशन के लिए क्लाइव के पास कितने सैनिक थे? सिर्फ 500। 500। जी हां, सही सुना। 10,000 की दुश्मन सेना के सामने सिर्फ 500 सैनिक। ये एक ऐसा जुआ था, एक ऐसा दांव जो या तो इतिहास बना देता या फिर सब कुछ खत्म कर देता। लेकिन कमाल देखिए, ये पागलपन काम कर गया। क्लाइव की उस छोटी सी टुकड़ी ने न सिर्फ आरकोट पर कब्जा कर लिया, बल्कि पूरे 53 दिनों तक दुश्मन की घेराबंदी का डटकर सामना किया। आरकोट की इस एक घेराबंदी ने फ्रांसीसियों की पूरी स्ट्रैटेजी को उथल-पुथल करके रख दिया। आरकोट में जो हुआ, उसके बाद तो जैसे पासा ही पलट गया। फ्रांसीसियों को मजबूरन त्रिचिनोपोली से, जहां वो जीत के इतने करीब थे, अपनी सेना का एक बड़ा हिस्सा हटाकर आरकोट भेजना पड़ा। बस उनकी लय टूट गई। और जैसे ही लय टूटी, उनके जो भारतीय सहयोगी थे, उनका भी भरोसा डगमगाने लगा। ये टाइमलाइन साफ दिखाती है कि कैसे और कितनी तेजी से हालात बदले। देखिए, 1749 में फ्रांसीसी जीत रहे थे, डुप्ले का प्लान सक्सेसफुल था। फिर आया 1751, क्लाइव का वो दुस्साहस और आरकोट पर कब्जा। यहीं से बाजी पलटी।
1752 आते आते अंग्रेज हावी होने लगे और 1754 तक तो खेल ही खत्म हो गया। डुप्ले का सपना टूट गया और उसे बेइज्जत करके वापस फ्रांस बुला लिया गया। और आखिर में हुआ क्या? अंग्रेजों का उम्मीदवार मोहम्मद अली कर्नाटक का नवाब बन गया और डुप्ले का वो ग्रैंड प्लान, भारत में एक फ्रांसीसी साम्राज्य बनाने का सपना, सब चकनाचूर हो गया, मिट्टी में मिल गया। पर यह कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। असली सवाल तो अब आता है, आखिर ये युद्ध इतना जरूरी, इतना महत्वपूर्ण क्यों था? वो इसलिए क्योंकि इसके जो नतीजे थे वो बहुत बहुत दूर तक जाने वाले थे। इसी जंग ने आने वाली ब्रिटिश एम्पायर की नींव रखी थी। इस युद्ध से ना अंग्रेजों ने शक्ति के कुछ नए नियम सीखे। पहला कि उनकी मिलिट्री टैक्टिक्स और डिसिप्लिन कहीं बेहतर है। दूसरा, और यह सबसे जरूरी था, कि असली दौलत और ताकत तो लोकल पॉलिटिक्स को कंट्रोल करने में है। बस यहीं से ईस्ट इंडिया कंपनी सिर्फ एक ट्रेडिंग कंपनी नहीं रही, वो एक बड़ी मिलिट्री पावर बन गई। उन्हें जैसे भारत को जीतने की एक पूरी प्लेबुक मिल गई थी, एक ब्लूप्रिंट। जैसा हमने पहले बात की, ये असल में एक प्रॉक्सी वॉर था, मतलब एक ऐसा युद्ध जहां दो बड़ी ताकतें आमने सामने नहीं लड़ती, बल्कि लोकल प्लेयर्स का इस्तेमाल करके एक दूसरे को हराने की कोशिश करती हैं। और दूसरे कर्नाटक युद्ध ने यह साफ दिखा दिया कि यह तरीका कितना असरदार हो सकता है। तो आखिर में ये एक बड़ा सवाल हमारे सामने खड़ा हो जाता है, क्या भारत में ब्रिटिश साम्राज्य एक सोची समझी योजना के तहत बनाया गया था, या ये बस एक हादसा था? क्या ईस्ट इंडिया कंपनी पहले दिन से ही एक साम्राज्य बनाने का इरादा लेकर आई थी, या फिर हालात ही कुछ ऐसे बनते चले गए कि व्यापारी शासक बन बैठे? दूसरे कर्नाटक युद्ध की कहानी को देखें तो लगता है कि शायद सच्चाई इन दोनों के बीच, योजना और संयोग के बीच, कहीं छिपी हुई है।